हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हैं। देखो, आज मैं आया हूँ आपके साथ। मैं ही हूँ, ध्यान कर लो, मैं ही हूँ क्या डीके? हाँ, मैं ही हूँ। देखो बेटा, मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था, आपको अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो उस लेक्चर को कृपया देखें। उसमें मैंने आपको क्या बता दिया, क्या नहीं बताया, वो देखो। हाँ, कल देखो क्या बताया था। आपका जो लेक्चर फर्स्ट था, लेक्चर फर्स्ट जो था, वो लेक्चर फर्स्ट आपके जो क्लास 12th है, क्लास 12th का लेक्चर फर्स्ट आपके फर्स्ट चैप्टर से मैंने कराया था। ठीक है बेटा, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट करवाया था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट करवाया था। अब मैंने पीछे, मुझे पता नहीं था, कोर्स हट गया नहीं हटा बेटा, मैंने वो कोर्स देखा, उसमें मुझे पता लगा आपके इस साल चैप्टर वो हट गया, हट गया। आप खुश मत हो हट गया है। क्यों खुश मत हो? क्योंकि बेटा वो सबसे सिंपल चैप्टर था और सिंपल चैप्टर हटा दिया गया। देखो, हटा दिया सिंपल चैप्टर। अब देखो, आपके चैप्टर का नाम क्या था? उसका नाम था बेटा रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपके चैप्टर था, ये बेटा इस साल कोर्स से हटा दिया गया। मैंने इसका आपको एक लेक्चर पढ़ा दिया, परंतु मैं आपको इस चैप्टर से जो मेन चीज है वो बताता हूं फिर से। देखो बेटा, मैंने आपको कहां तक बता दिया? तो मैंने आपको बताया था जनन क्या है, जीवन काल क्या है। लेक्चर फर्स्ट देखो, जब समझ आएगा। लेक्चर फर्स्ट को देखो, देखना है लेक्चर फर्स्ट क्या है। जीवन काल क्या है, जनन क्यों करते हैं जीव, बेटा अमीबा, अमीबा को हम अमर क्यों कहते हैं? मतलब ये बताया था मैंने, अमीबा जो है उसको अमर क्यों कहते हैं? हमने तो कहते हैं कि जो जीवन लेता है या जो उसका जन्म हुआ है बेटा, उसकी मृत्यु संभव है क्या नहीं? है क्या नहीं है? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु संभव है, परंतु होता क्या है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु संभव है, अमीबा की मृत्यु संभव नहीं। मैंने अंत का बताया था। फिर मैंने आपको बताया जो जनन है दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन दो प्रकार का होता है बेटा। कौन कौन सा? एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। समझ आया? समझ आया क्या है? देखो क्या बोला मैंने, जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। देखो बेटा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यहां तक बताया। अब ये चैप्टर आपके हट गया, तो मैं बेटा आपके जो इस चैप्टर है उसके लास्ट पेज पर एक सारणी दी है, एक टेबल दी है, उस टेबल को मैं आपको बता दूंगा। और तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बेटा चैप्टर हट गया, तो आपकी कुछ काम का नहीं है। आप सोचेंगे चैप्टर हम इसको पढ़ते नहीं है, पर बेटा जो मैं चीज बताता हूँ इसको पढ़ लो बस, इस चैप्टर में कुछ मत पढ़ो। ठीक है, हट गया है, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, पर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम तो पढ़ाए थे पर आप पढ़ेंगे नहीं। देखो बेटा, कान तक दिख रहा है? अरे बोर्ड कवर कितना हो रहा है, तो कब हो रहा है? देखो बेटा, क्या है? टेबल है। कौन सी टेबल है सर बता दो कृपया, हमको भी क्या कर रहे हो आप, हमको भी कुछ बताओ। यानी कि लो बेटा, देखो, अरे यार ये चौक को क्या हो जाता है? देखो बेटा, टेबल, टेबल कौन सी है बेटा? टेबल होती है क्रोमोजोम की, गुणसूत्र की। किस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या बोला सर? कितने, कौन से जीव में कितने क्रोमोजोम, गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये देखो, अब मैं आपको बेटा बताता हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनना, बिल्कुल करेक्ट होके सुनना, बढ़िया तरीके से सुन। देखो, पहले आपके होता है मनुष्य, आपको पता होगा मनुष्य, इसको अंग्रेजी में ह्यूमन कहते हैं बेटा। ठीक है, दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मनुष्य, ह्यूमन, हम ह्यूमन हैं, आप भी ह्यूमन हो। ठीक, मनुष्य है बेटा। मनुष्य में देखो क्रोमोजोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 2n होता है, कितने? एक 2n, एक 1n। ठीक है, तो बेटा 2n कितने होते हैं मनुष्य में, n कितना होता है? ठीक है, 2n कितने होते हैं, n कितने, याद रखना। ठीक है, लिख जाएगा आप, अगर आपके अगर पास बेटा अगर ओल्ड एनसीईआरटी हो, पुरानी एनसीईआरटी हो, तो उसके लास्ट जब आप जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मनुष्य में 2n क्रोमोजोम होते हैं 46। ठीक है, मनुष्य में 2n क्रोमोजोम होते हैं 46 गुणसूत्र। मनुष्य में 2n गुणसूत्र 46 होते हैं बेटा। अगर आपने 10वीं पास की हो, 5वीं पास की हो, 6ठी पास की हो, 8वीं पास की हो, तो आपको पता है 46 का आधा कितना होता है? 23। क्योंकि अगर किसी पर नहीं है तो बता देंगे, हमारा काम बताना है, क्योंकि 46 में 2 का भाग देखो, 2 दूनी 4, 2 3 6 बेटा कितने आएंगे? 23 आएंगे। ठीक है, अरे सर आप तो पहली चीजें पढ़ा रहे हो, क्या करें, हमारी मुसीबत है। देखो बेटा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं,
2n 46 n 23, ठीक है। अब देखो मनुष्य में 46 है, मनुष्य के बाद आता है कौन? देखो मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। मनुष्य के बाद आता है कुत्ता, ठीक है। कुत्ते में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? ठीक है, कुत्ते जो होता है कुत्ता, कुत्ते में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 78, ठीक है। 78 कुत्ते में 78 पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप 78 का आधा करें तो कितना आता है? 39, ठीक है। कितना आएगा? 39। अब देखो मनुष्य में 46 होते हैं 2n, n होते हैं 23। अब सर ये कैसे आ गया? अरे बेटा इसमें 2 का भाग दोगे, 2 तिया 6 आएगा, 2 नाम 18 आएगा, ये कितना आ गया? 3 9 आ गया। तीसरा बिल्ली, अरे सर बिल्ली कहां से आ गई? यहाँ तो कैट आ गई बेटा। कैट, बिल्ली में होते हैं 38 2n, 38 गुणसूत्र 2n होते हैं। दिख रहा है? बहुत अच्छे दिख रहा है, मजा आ रहा है। बिल्ली में 38 2n होते हैं, 38 गुणसूत्र 2n होते हैं। वे n कितने हो गए मुझे बताओ, आप बताओ कितने होते हैं? कितने होते हैं? देखो बिल्ली में 38 है, अरे 2n कितने होते हैं? 38 वे 19, ठीक बेटा। बिल्ली में 18 बता रहे थे, बिल्ली में 38 और ये n कितने हो गए बेटा? 19। कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई बेटा। क्रोमोजोम इतने हैं। अब चौथा नंबर का देखो, कुत्ते में हो गया बेटा, बिल्ली में ये हो गया। अब देखो आपके कुत्ते में 78, बिल्ली में 38 होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। अब आपकी होती है बेटा फलमक्खी, फलमक्खी याद रखना है। ये देखो अब आपकी एक होती है, मैं बताता हूँ, सेलू मक्खी। कौन सी होती है? सेलू कहते हैं इसको, ठीक है। सेलू मक्खी याद रखना। सेलू मक्खी में क्रोमोजोम की संख्या होती है कितने? 12। कितनी होती है सेलू मक्खी में क्रोमोजोम की संख्या? 12। कितनी? 2n की। n की बात करें कितनी होगी? 6। जल्दी करो, सारणी खत्म करो। क्या बोला मैंने? मनुष्य में 46 है 2n, n कितनी है? 23। कुत्ते में 78 है, n कितनी है? 39। अगर बिल्ली में 38 है, n कितनी है? 19। अगर सेलू मक्खी में 12 है तो इसमें कितनी है? 6 बेटा। और अगर आपसे बात करें कोई फलमक्खी की, किसकी? फलमक्खी की, तो याद रखना फलमक्खी में 2n कितने होते हैं? बताओ मुझको। फलमक्खी में 2n बताऊं मैं आपको? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। और इसके अगर इसकी बात करें कितने होते हैं? 4, क्योंकि 4 का आधा 8 का आधा कितना होता है बेटा? 4 होता है ना। तो यहाँ से मनुष्य में 2n, ठीक है। फलमक्खी में 8। और ये साहब में जाओ। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट, अगर आप नीट की एग्जाम दोगे, आपने बायो ले रखी, इस साल 12वीं में 12वीं के साथ दे दो या 12वीं के बाद एक ड्रॉप लेकर दे दो बेटा। आपको पता है कि फलमक्खी में 8 ये हो गए, तो एक मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट, याद कर लो, ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम बेटा याद करो। इसमें 2n की संख्या कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसमें 2n कितने हैं, याद रखना इसमें 2n होते हैं बेटा 1260। कितने होते हैं? 1260, ठीक है। और अगर कोई n की बात करे, कितनी हो गई सर? बेटा 360 हो गई। क्यों हो गए? अरे 2 का भाग दे दो भाई। अरे यार गलत हो गया कुछ। हाँ अरे गलत हो गया सर, 630 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 6 की 12 होता है, 2 3 60, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ओफियोग्लोसम में 1260, एन कितने होते हैं बेटा? 630, ठीक है। इसके बाद देखो 7वें नंबर पर, ठीक है, ओफियोग्लोसम हो गया। दिख रहा है कि नीचे तक आपको? अभी तो ये ओफियोग्लोसम हो गया। इसके बाद आपका जो आप खाते हो एप्पल, और ये गुरुजी एप्पल खाया बेटा, एप्पल खाया आपने। सेब, सेब में अगर आपसे कोई 2n गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो सेब में होता है 34। और मुझे बताओ 34 का आधा 17 होता है क्या? हाँ सर। अब देखो बेटा यहाँ तक याद कर लो, इंपॉर्टेंट तो यही है, हमको है ध्यान दो। थारे है तो नहीं चैप्टर, अगर बता सकूं मैं तो मेरे का है, मैं बता दूंगा। देखो मैं बता दूंगा, सेब में 34 होते हैं, ठीक है। सेब कोई पूछे, सेब में 34 होते हैं बेटा, ठीक है। धान चावल सेब में 34, धान में 24, 34 लिखो यार, दिखने ढंग से, ठीक है। सेब में 34, धान में 24। धान यानी क्या होता है? चावल, ठीक है। सेब में 34 होते हैं बेटा, धान में 24 होते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे सेब में 34 है, धान, मक्का जानते हो? मक्का खाते हो? खूब खाते हो मक्का? खाते? मक्का में सेब में 34, धान में 24, मक्का में बेटा 20 होते हैं। अरे साहब बिल्कुल सही है बेटा, मक्का में 20 होते हैं। और लास्ट में आपके एक और आएगा, बताओ तुमको, बहुत बढ़िया चीज आएगी बेटा।
आपके शुरू लास्ट में पे आ जाता है। अगर आपसे कोई पूछे सर आ गए, एक आदमी क्लास में आ गए आपके, ठीक है, आगे बेटा आपके पहला चैप्टर तो हट गए, आप ये बताओ प्याज में गुणसूत्र कितने होते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो अब दिमाग खराब नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। हम बता देंगे उसको 16 होते हैं, वो भाग जाओ क्लास में थे, बता देंगे तो उसको यार इनको तो आता है, किसी ने बता दिया। तो बेटा प्याज अभी लिखा नहीं रहा आपको, आप किताब में देखना, बोल रहा हूँ ना, प्याज में 16 होते हैं, अर्थात एन की बात करें तो कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कर लोगे। तितली में कोई पूछे 2n कितने होते हैं, 380 आधा कर लेना, n हो जाएंगे, ठीक है, 380 ये हो जाएगी, इसको 100% याद रखो बेटा। ऑप्टियोग्लोसम में 1260 2n होते हैं, अर्थात कोई n की बात करें कितने होंगे, 630, ठीक है। अब ये आपके पहला चैप्टर होता है खत्म, क्योंकि हट गया, इतना ही काम का था बेटा जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, इनको याद कर लेना। मैं आप देखो इस समय इस वक्त आपको एक टेबल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके बेटा कृपया उतार लें। ये तो मैंने लिख दिए हैं, इसको तो समझाने के लिए लिखे हैं मैंने, इसको पूरी को उतार ले मैंने, इस समय स्क्रीन पर है ये, हटा दो हटा दो, हाँ ठीक है, ये इसको आप उतार ली, ठीक है सर। अब ये चैप्टर होता है क्लोज बेटा। अब देखो, अब आपके दूसरा चैप्टर में शुरू कर रहा हूं, आज की आज ही भोग लगो, चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों का चैप्टर है, ठीक है बेटा। देखो चैप्टर सेकंड है, इसमें आपके सबसे प्रथम मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा। देखो बेटा एक चीज बताऊं, कभी किसी पर निर्भर मत रहो, कभी किसी के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। आज एक बच्चा मेरे पास आया, सर एक बात बताऊं, मैंने बता, मैं टी पर नंबर ले आओ 20-25 में से, मैंने बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया बेटा। उसने दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चला दी। मेरी बात हमेशा याद रखना जिंदगी भर, कि अगर दूसरे के कंधे पर रखकर आप बंदूक चलाओगे आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, कैसे नहीं मिलेगी याद रखना, अब पढ़ लो, ठीक है बेटा। चैप्टर 2 है आपके, ठीक है, चैप्टर 2 में क्या बात करें, देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखता हूं मैं। देखो बेटा एक डेफिनेशन होती है आपके, भाईदल क्या होता है, सुनो क्या होता है भाईदल, सुना। देखो यह पुष्प, जो पुष्प होता है फ्लावर होता है, ठीक है, तो ये जो भाईदल है बेटा, भाईदल जो होता है ध्यान देना है, यह पुष्प का सबसे भारी भाग है, ठीक है। पुष्प का सबसे पहली पॉइंट क्या याद रखो लो, भाईदल में यह पुष्प का सबसे भारी भाग होता है, ठीक है, यह पुष्प का सबसे भारी भाग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह पुष्प के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है और हरे रंग का होता है, ठीक है। पुष्प का सबसे भारी भाग है, पुष्प के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है और हरे रंग का होता है, ठीक है। भारी भाग है, अन्य भागों को जोड़ेगा, ठीक है, और हरे रंग का होता है, ठीक है। ये होते हैं, अब लिख देता हूं, देख लो, पुष्प का सबसे भारी भाग है, ठीक है, हरे रंग का होता है, ठीक है। तीसरा नंबर है, पुष्प के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है, पुष्प के अन्य भागों को जोड़ने का कार्य करता है बेटा, ठीक है। ये बादल है, क्या बोला, समझो समझो फिर लिख लेना, लिखा लिख बहुत 3 पॉइंट है। पुष्प का सबसे भारी भाग कौन होता है, क्वेश्चन पूछ ले सीधा बेटा 12th में, पुष्प का सबसे भारी भाग है बादल। अन्य भागों को जोड़ने का कलर होता है हरा, हरे रंग का होता है, ठीक है, समझ में आया, हाँ सर। बेटा आगे देखो, दूसरा मैं बात करता हूँ, भाईदल के बाद है दल, भाईदल हो जाता है, उसके बाद आता है दल, और ये दल का है वो भाई, अरे ये मास्टर दल का है वो, उसको भाईदल का, तो दल उसको बेटा भाईदल पुंज कह देना, ठीक है, इसको कहते हैं दल पुंज। अरे मास्टर का बता दियो बेटा, याद रखना है, हाँ दल, देखो दलपुंज, ठीक है। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज होता है बेटा यह पुष्प के, मतलब एक चमकीला बाग है, ठीक है। अब देखो एक बात बताऊं मैं तुमको, देखो बेटा एक बात सुनो, कि अगर आप किसी बाग में गए, उस बाग में एक पुष्प है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे कमल का पुष्प होता है आप जानते हो, बहुत ही खूबसूरत होता है, वह पुष्प की ओर सब आकर्षित होते हैं, वह बहुत ही अच्छा पुष्प है। इसी प्रकार यह क्या होता है, इसका चमकीला भाग होता है बेटा, कैसा भाग होता है, चमकीला भाग होता है, यह खूबसूरत भाग होता है। दलपुंज क्या करता है, खूबसूरत भाग होता है, क्या होता है, खूबसूरत भाग, बेटा खूबसूरत भाग होता है, ठीक है, खूबसूरत भाग, ठीक है।
यह किसी पुष्प को मतलब किसी भी कीट को, अब बेटा देखो चमकीला है, अच्छा ये आकर्षित करने का कार्य करता है कौन, दलपुंज करता है, ठीक है। ये पंखा भी नहीं चलाते यार। दलपुंज चमकीला भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है सर, ये चमकीला भाग है। और ये चमकीला जो भाग है आप याद रखना, यह पुष्प के मतलब जो भाग उनको आकर्षित करता है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बहुत ही मतलब बहुत ही आकर्षक है, ये आकर्षक होता है ये भाग, ठीक है। आकर्षित करने का कार्य करता है, चमकीला होता है। आप कह सकते हो कि जो दलपुंज होता है वो चमकीला भाग होता है, या मतलब आकर्षण बहुत ही आकर्षित होता है, ठीक है। याद रखना, इतनी याद रखो, ज्यादा याद रखो, दलपुंज ऐसा ही होता है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें है नहीं, ठीक है। मैंने डेफिनेशन बोल दी, ठीक है। इसके आगे एक बात बताऊं आपको, मैं जो लिखाऊं उसको मत लिख जो, मैं जो समझाऊं एनसीईआरटी सामने रखो, एनसीईआरटी से बारे क्वेश्चन नहीं आया, गारंटी है। एनसीईआरटी में सब लाइन टू लाइन, में लाइन टू लाइन पढ़ता हूं, मैंने खुद ने एनसीईआरटी पढ़ के आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद है बेटा पुंकेसर क्या है। देखो पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर क्या है बेटा, याद रखो पुंकेसर क्या है, आपने सुना होगा बेटा। पुष्प में देखो, पुष्प में नर जननांग जो होते हैं, देखो पुष्प में नर जननांग, ठीक है। एक गए कर दे, ठीक है। और स्त्री केसर क्या है, मादा जननांग की इकाई को, ठीक। पुंकेसर कहते हैं नर जननांग की इकाई क्या कहलाती है बेटा, पुंकेसर कहलाती है। और मादा जननांग की इकाई क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर कोई पूछ रहे तो क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं वैसे नर जननांग की एकमात्र इकाई जो होती है, नर जननांग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, क्योंकि उसकी इकाई कौन है बेटा, पुंकेसर है। और मादा की मतलब मादा जननांग की मतलब मादा जननांग का मतलब मादा जननांग की इकाई कौन है, स्त्री केसर है, तो उसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो पुंकेसर बताई सर, एक स्त्री केसर बताई, इसको इसकी नर की जगह मादा कर देना, ठीक है, इसमें नीचे के में, ठीक है। याद रखना पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे, याद रखना, करेक्ट बताए, मजा आ जाएगा। स्त्री केसर और पुंकेसर, नर जननांग की एक नर जननांग की क्या कहते हैं पुंकेसर, माँ जननांग की क्या कहते हैं बेटा, स्त्री केसर। अब मैं आपको आपके आगे भी है बेटा, आगे कुछ नहीं आएगा। अब हम किसकी संरचना पढ़ेंगे बेटा, पुंकेसर की। देखो पुंकेसर की जब आप संरचना पढ़ोगे, इसको रफ कर दो क्या, कुछ नहीं है इसमें, एनसीईआरटी से लिखो। देखो पुंकेसर, देखो पुंकेसर हो गया। इसके बाद मैं बताता हूं कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर है, ठीक है। पुंकेसर बताया, पुंकेसर की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पुंकेसर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहती है, पुंकेसर की स्ट्रक्चर देखो बेटा कैसी होती है। पुंकेसर की जो स्ट्रक्चर बताऊं मैं आपको, देखो पुंकेसर की जो स्ट्रक्चर देखो, अरे साहब का बना दियो, किडनी से बना रहे हैं आप तो, दिमाग खराब कर रहे हैं, होगा दिमाग खराब। देखो ये बेटा पुंकेसर की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ऐसा ही रहे, द्विपालित होता है और चतुर्कोष्ठी होता है। अब ये क्या बोल दिया, याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुंकेसर की संरचना है, ऑप्शन दे देगा। यार पसीने बता रहे हो, तेरे से पंखा ना चल रहा, तेरे ना चल रहा। पुंकेसर क्या होता है, देखो देखो पुंकेसर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, याद रखना। देखो पुंकेसर जो होता है इसकी स्ट्रक्चर बेटा द्विपालित होता है, क्यों, देखो आपको चित्र में डायग्राम बना दिया बेटा पहले ही, द्विपालित है, ठीक है, और चतुर्कोष्ठीय होता है, ठीक है, द्विपालित है और चतुर्कोष्ठीय होता है, ठीक है। द्विपाली चतुर्कोष्ठ, याद रखना। द्विपालित कैसे है, एक पाली, दो पाली, कोष्ठ, एक कोष्ठ, दो कोष्ठ, तीन कोष्ठ, चार कोष्ठ। पराकोष की स्ट्रक्चर में यह द्विपालित होता है और चतुर्कोष्ठीय होता है, और यही है क्या, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो भाग होता है बेटे तंतु पतंतु कहते हैं, डंठलनुमा भाग है, ठीक है, डंठलनुमा भाग है। ये मतलब जो ये भाग है ना, ये परागकोश, ये परागकोश, ये ऊपर का जो भाग है इसे परागकोश कहते हैं, याद रखना है बेटा। परागकोश को पुष्प से कौन जोड़ेगा, परागकोश को पुष्प से कौन जोड़ेगा, परागकोश को पुष्प से कौन जोड़ेगा, ये तो तंतु पतंतु। कर लोगे याद, कर लोगे, हो जाएगा बेस्ट। अब आगे आएगा लघु बीजाणुधानी, वो पढ़ेंगे बेटा।
लघु बीजाणु, एक चीज आपको हिंट दे दूं मैं कि इसमें एक कोष्ठ एक लघु बीजाणु धानी का निर्माण करेगा, तो ये कितने लघु बीजाणु धानु का निर्माण करेंगे? 4 लघु बीजाणु धानी का निर्माण करेंगे, क्योंकि मैं यही तो कहता हूं इसका जो एक कोष्ठ है ये लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु है, ठीक है। लघु बीजाणु धानी क्या है? जब हम लघु बीजाणु धानी पढ़ेंगे, अब आपके मैं आपको इस लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके यही कितने भारो पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको बेटा यहीं खत्म करेंगे। आगे मैं आपको लघु बीजाणु धानी आदि इस चैप्टर, क्योंकि मैं 2 चैप्टर चालू कर दिया बेटा, पहले खत्म कहानी को, सारणी के साथ खत्म हो, तो ठीक है। इस चैप्टर में आपको इतना बताया मैंने, ठीक है। अब लघु बीजाणु धानी पढ़ेंगे हम। कुछ नहीं, लघु बीजाणु धानी बेटा यही बताया कि लघु बीजाणु धानी के 4 कोष्ठ है ना, ये मतलब ये लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु धानी का निर्माण करेंगे, ठीक है। इतना ही है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। लघु बीजाणु धानी फिर आपकी परत आएंगे बेटा, बाह्य परत आएगी, अंतस्थीशियम आएगी, मध्य परत आएगी, टेपिटम आएगी। तो बाह्य परत, अंतस्थीशियम, मध्य परत, ये तीनों जो परत मैंने बोली शुरू की, देखो ध्यान बता देता हूँ आपके लिए यार, इतना तो कर सकते हैं हम। देखो मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि जो आपकी परत है, कौन कौन सी परत, देखो लघु, अब देखो आप यही है लघु बीजाणु में, यही है कि जो 4 कोष्ठ हैं बेटा, ये लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में परत कितनी होती है? 3 परत, नहीं 4 परत, सॉरी 4 परत पाई जाती हैं, ठीक है। 4 परत पाई जाती हैं, और 4 परत में से सबसे बाहरी परत होती है बाह्य परत। अरे साहब सीधो से ये बाहरी सुबाई के बाह्य परत। दूसरी परत अंतस्थीशियम, बाह्य परत अंतस्थीशियम, ठीक है। तीसरी परत होती है मध्य परत, और चौथी होती है बेटा टेपिटम। कितनी होती है टाइम, ठीक है। बाह्य परत, अंतस्थीशियम, मध्य परत, टेपिटम। ये जो सुनो, ये जो तीनों परत हैं, बाह्य परत, अंतस्थीशियम और मध्य परत, ये बेटा तीनों परत सुनना, बिल्कुल करेक्ट हो जाओ, बिल्कुल। बाह्य परत, अंतस्थीशियम, मध्य, तीनों किसका कार्य करती हैं? संरेखण या सुरक्षा का कार्य करती हैं। और ये जो एक जो है एकमात्र, ये बेटा पोषण देने का कार्य करती है। किसको? लघु बीजाणु धानी, पोषण देने का कार्य। समझ में आया? बस यही है, यही यार, पसीने बदल, ठीक है। अब मैं आपको बेटा अगले लेक्चर बताऊंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, एक मास्टर अच्छो है वैसा, ऐसे बेटा हमको तो सब हमको तो अब देखिए बैठे हैं 10-5 बेटा के, ऐसी बात नहीं है, 10-5 बैठे हैं अभी तो, क्योंकि आज कमाए हैं। कितने हैं पूरे? 50 टोटल, क्योंकि कौन सी स्कूल आपको नाम पता होगा, ठीक है। देखो ये है, इतना खत्म, आ जाओ, हाँ ठीक है। ये लेक्चर ख़त्म होता है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी बहुत, अगर आपको इसमें ज्ञान की बात लगी हो बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे द्वारा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छी लगी हो तो बढ़िया देख लेना, पसीना आगे देख ले, ठीक है बेटा। मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई करो, और देखो मेहनत जो करेगा उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं सीधे कहता हूँ। कोई कहेगी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, बेटा देखो यूट्यूब हो चाहे कोई हो, सही बात कहते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा वही सक्सेस होगा। मेहनत कहीं कर लो, मेहनत चाहे आप कोटा जाए कर लो, दिल्ली जाए कर लो, सीकर जाए कर लो, जयपुर जाए, मेहनत तो हर जगह होगी, मेहनत होगी जब सक्सेस मिलेगी बेटा, ठीक है। धन्यवाद, चलते हैं, पढ़ाई करो, ठीक है।